हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 7 है। 6 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संविधान के अनुच्छेद और दूसरी तरफ है उससे संबंधित प्रावधान। सबसे पहला है हमारा अनुच्छेद 76 यानी अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत हमें वर्णन मिलता है भारत के महान्यायवादी का। तो ए का है हमारा 3। बी है हमारा अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में वर्णन किया गया है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का। बी का है हमारा 1। अनुच्छेद सी है हमारा अनुच्छेद 75 क्लोज 1। अनुच्छेद 75 क्लोज 1 वर्णन करता है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। तो सी का है हमारा 4। और डी है अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 में वर्णन किया गया है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो डी का है हमारा 2। हमारा सही आंसर है 3, 1, 4, 2 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी का वर्णन करता है। आर्टिकल 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 75 क्लोज 1 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, इस बात का वर्णन मिलता है। और आर्टिकल 131 में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। यहाँ भारत से रिलेटेड 4 कथन दिए गए हैं। कूट की सहायता से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है हमारा भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। तो ये कथन हमारा गलत है। क्योंकि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ना कि 5वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कथन नंबर 2 है यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। तो कथन हमारा दूसरा सही है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, इसलिए ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि भारत उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध दोनों ही कटिबंधों में स्थित है, ना कि केवल उष्णकटिबंध में, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, कर्क रेखा से नीचे वाला हिस्सा, वो उष्णकटिबंध में आता है और कर्क रेखा से ऊपर वाला हिस्सा वो उपोष्णकटिबंध में आता है। कथन नंबर 4 है हमारा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो भारत का मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा माना गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, इसलिए ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा कथन 2 और 4 सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ? ऑप्शन है ए ह्यूरोनियन हिमयुग, ऑप्शन बी कार्बोनीफेरस हिमयुग, ऑप्शन सी प्लीस्टोसिन हिमयुग और ऑप्शन डी लिटिल हिमयुग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्लीस्टोसिन हिमयुग। जो प्रायद्वीपीय भारत है वो प्लीस्टोसिन हिमयुग में हिमानीकृत हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप हिम नदियों के कारण अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप अनेक प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रायद्वीपीय भारत प्लीस्टोसिन हिमयुग में हिमानीकृत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है फिर संविधान के अनुच्छेद और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान। ए है हमारा अनुच्छेद 323 ए
अनुच्छेद 323 ए में वर्णन मिलता है हमें प्रशासनिक अधिकरण का, तो ए का है हमारा 2। कोड देखना, ए का 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप इस तरह से भी एलिमिनेशन कर सकते हैं अगर केवल एक ही ऑप्शन में एक दिया हो। तो ए का है हमारा 2, ये केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, तो आप सीधा ही आंसर बता सकते हैं। लेकिन हम मिलाते हैं, अनुच्छेद 323 ए उसमें प्रशासनिक अधिकरण का वर्णन है, बी है हमारा अनुच्छेद 324 जिसमें निर्वाचन आयोग का वर्णन है, तो बी का है हमारा 1। सी है हमारा अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का आरक्षण, इस बात का वर्णन मिलता है, तो सी का है हमारा 4। और डी है अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य का वर्णन किया गया है, इसलिए डी का है हमारा 3। तो हमारा सही आंसर है 2, 1, 4, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हमें बताना है कि कर्क रेखा इनमें से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा भारत के इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इनमें से कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगर 3 नहीं हो सकता है तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो हमारा सीधा आंसर दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर ए। कर्क रेखा गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड इन तीनों ही राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? ऑप्शन है ए चना, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी सेम और ऑप्शन डी धान। तो इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धान। धान नाइट्रोजन स्थिरीकरण में योगदान नहीं देता है, जबकि चना, मटर, सेम ये सब दलहनी फसलें हैं और दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में वो सहायक होती हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि धान नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संविधान के प्रावधान और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित अनुच्छेद। सबसे पहला है हमारा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में वर्णन किया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग का, तो ए का है हमारा 2। अनुच्छेद 61 में वर्णन मिलता है हमें राष्ट्रपति पर महाभियोग का। बी है हमारा अनुच्छेद 67 क्लोज ख। अनुच्छेद 67 क्लोज ख में वर्णन किया गया है उपराष्ट्रपति को हटाने का, तो बी का है हमारा 3। अनुच्छेद सी, मतलब सी है हमारा अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 94 में वर्णन मिलता है हमें राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, नहीं, अनुच्छेद 94 में वर्णन मिलता है हमें स्पीकर को हटाने का। अनुच्छेद 94 में वर्णन मिलेगा हमें स्पीकर को हटाने का, यानी सी का होगा हमारा 4। और अनुच्छेद 90 में वर्णन मिलेगा हमें राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का, तो डी का होगा हमारा 1। हमारा सही आंसर होगा 2, 3, 4, 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 67 क्लोज ख उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाने से संबंधित प्रावधान है और अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित प्रावधान है। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, यानी बांग्लादेश की सीमा इनमें से किन किन राज्यों के साथ लगती है? ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। ऑप्शन बी नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। और ऑप्शन डी नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। तो सबसे पहले बांग्लादेश की बात करते हैं।
भारत की सीमा जो बांग्लादेश से लगती है उसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश से भारत की जो सीमा लगती है उसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। और बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं: पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? नागालैंड भारत के साथ सीमा नहीं बनाता है, इसलिए ए ऑप्शन तो नहीं होगा। इसमें भी नागालैंड दिया हुआ है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। ऑप्शन नंबर डी, इसमें फिर नागालैंड है, तो नागालैंड बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो इसलिए डी ऑप्शन भी नहीं होगा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये चारों ही राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। आप इस तरह से भी एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा मैप पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित 2 कथन दिए गए हैं। कोर्ट की सहायता से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है हमारा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। तो ये कथन बिल्कुल हमारा सही है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में की गई थी। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये कथन हमारा गलत है। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, जबकि चैम्बर, लेमिस्टर और हाइड 3 इसके सहायक न्यायाधीश थे। तो ये कथन हमारा गलत है। हमारा सही आंसर है कथन नंबर 1, यानी केवल 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ ग्रह दिए हुए हैं, हमें इन्हें बड़े से लेकर छोटे के क्रम में लगाना है आकार के अनुसार। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, सबसे पहले आएगा हमारा 1। बृहस्पति के बाद होता है शनि, उसके बाद आएगा 4। उसके बाद होता है अरुण, लेकिन अरुण इसमें नहीं है। उसके बाद वरुण, तो उसके बाद आएगा हमारा 2। उसके बाद आता है पृथ्वी, उसके बाद है हमारा 3। यानी इसका सही आंसर होगा 1, 4, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सौरमंडल के जो ग्रह हैं उनका घटता हुआ क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ये उनका आकार से घटता हुआ क्रम है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संविधान के अनुच्छेद और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान। ए है हमारा विधानतः नए राज्यों को शामिल करना। इस बात का वर्णन मिला है हमें आर्टिकल 2 में, यानी ए का है हमारा 2। आर्टिकल 2 कहता है विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, ये इस बात का प्रबंध करता है। बी है हमारा समता का अधिकार, आर्टिकल 14 में वर्णित है, तो बी का है हमारा 1। सी है हमारा गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो ये आर्टिकल 22 में वर्णित है, सी का है हमारा 4। और डी है राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, तो ये अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को आर्टिकल 111 के तहत, तो डी का है हमारा 3। हमारा सही आंसर है 2, 1, 4, 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आर्टिकल 2 विधानतः नए राज्यों को शामिल करना आर्टिकल 2 में वर्णित है। समता का अधिकार आर्टिकल 14 में वर्णित है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 में वर्णित है। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार आर्टिकल 111 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान। ऑप्शन बी पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। ऑप्शन सी पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान। और ऑप्शन डी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। सबसे पहले भारत की सीमा जो पाकिस्तान से लगती है उसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर, यानी 3323 किलोमीटर लंबी सीमा भारत की पाकिस्तान से लगती है।
और भारत के 5 राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, जिनमें से 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो भारत के ये राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। हरियाणा पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में हिमाचल प्रदेश है फिर, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात ये सभी राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन और ऑप्शन डी हीलियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हीलियम। हीलियम गैस को मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए गुब्बारों में भरने के लिए उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि हीलियम एक अक्रिय है और एक अज्वलनशील गैस है, इसी कारण से इसे गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। यहाँ भारत के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, कूट की सहायता से हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है हमारा, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो मेघालय का पठार है वो संरचना की दृष्टि से दक्कन पठार का ही एक भाग है, जो कि भ्रंशन के कारण अलग हो गया है और दोनों के बीच में मालदा गैप स्थित है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति में हुई है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। घाटी किसे कहते हैं? 2 पर्वतों के बीच की जो भूमि होती है उसे कहते हैं घाटी। मान लीजिए पर्वत है, इसके बीच की जो भूमि है इसे कहते हैं घाटी। तो कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति में हुई है, क्योंकि पर्वत के ऊंचे उठे भाग को कहते हैं सम अपनति और नीचे धसे हुए भाग को कहते हैं सम अभिनति। तो कश्मीर घाटी की रचना इस वाले एरिया में हुई है जिसे कहते हैं सम अभिनति। तो दूसरा कथन हमारा बिल्कुल सही है कि कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति में हुई है। कथन नंबर 3 है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट में टक्कर हुई थी तो यूरेशियन प्लेट में वलन के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, लेकिन भारतीय प्लेट में क्षेपण के कारण हिमालय के दक्षिण एक गर्त की उत्पत्ति हुई थी, जिसे हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए अवसाद के द्वारा धीरे धीरे उस गर्त को भरती चली गई, जिसके कारण एक विशाल मैदान की रचना हुई। तो गंगा के मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, ये कथन बिल्कुल सही है। और कथन नंबर 4 है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट के अभिसरण के कारण हुई है। चीनी प्लेट का इसमें कोई योगदान नहीं है, इसलिए हमारा सही कथन होगा, यानी हमारा सही आंसर है कथन 1, 2 और 3 सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? ऑप्शन है ए पृथ्वी की ऊपरी परत के सिकुड़ने से, ऑप्शन बी चक्रवातों से, ऑप्शन सी समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से और ऑप्शन डी ज्वार भाटे से। तो सुनामी क्या है? सुनामी कोई तरंग नहीं है, बल्कि सुनामी तरंगों की एक श्रृंखला है और सुनामी की उत्पत्ति होती है समुद्र नितल के पास भूकंप के कारण या फिर समुद्र के अंदर उत्पन्न होने वाले भूकंपों के कारण या समुद्र के अंदर उत्पन्न होने वाली हलचलों के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुनामी की उत्पत्ति समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंपों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संवैधानिक प्रावधान और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित स्रोत, यानी किस संवैधानिक प्रावधान को किस स्रोत से अपनाया गया है, हमें वो मिलाना है। ए है हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है उसे हमने लिया है अमेरिका के संविधान से, तो ए का है हमारा 4। बी है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से यानी आयरिश संविधान से, तो बी का है हमारा 3। सी है हमारा मंत्रिमंडलीय सरकार। मंत्रिमंडलीय सरकार का वर्णन मिलता है, मतलब मंत्रिमंडलीय सरकार का प्रावधान लिया है हमें ब्रिटेन के संविधान से, तो सी का है हमारा 1। और डी है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों के प्रावधान को अपनाया गया है कनाडा के संविधान से, तो डी का है हमारा 2। हमारा सही आंसर है 4 3 1 2, यानी 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मौलिक अधिकारों के प्रावधान को लिया गया है अमेरिका के संविधान से। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया गया है आयरलैंड के संविधान से यानी आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार के प्रावधान को अपनाया गया है ब्रिटेन के संविधान से, और केंद्र राज्य संबंधों को अपनाया गया है कनाडा के संविधान से। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है बीमारियां, मतलब कुछ जैसे कैंसर या ध्वनि प्रदूषण, दूसरी तरफ है उनसे संबंधित उनके स्रोत, किसके कारण क्या होता है। ए है हमारा त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर का कारण है पराबैंगनी प्रकाश, तो ए का है हमारा 2। बी है हमारा ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं हम डेसिबल में, बी का है हमारा 3। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है डेसिबल। सी है हमारा वैश्विक तापन। वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, तो सी का है हमारा 4। और डी है ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 2 3 4 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। त्वचा कैंसर का कारण है पराबैंगनी किरणें। ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल में। वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और ओजोन छिद्र का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। ए है हमारा नंबर 1 है एन गोपाल स्वामी, नंबर 2 है जवाहरलाल नेहरू, नंबर 3 है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और नंबर 4 है सरदार पटेल। हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। सबसे पहले बात करते हैं प्रारूप समिति पर। संविधान की प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, तो ये आपको ध्यान रखना है। और संविधान की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और 6 अन्य सदस्य थे, जिनमें थे एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। BL मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, जिनके स्थान पर N माधवराव को समिति में शामिल किया गया था। और DP खेतान की मृत्यु 1948 में हो जाने के कारण TT कृष्णमाचारी को उनके स्थान पर समिति में शामिल किया गया था। तो इनमें से कौन से संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। और सरदार पटेल ये संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसलिए हमारा सही आंसर होगा 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एन गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये दोनों ही संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब होता है। ऑप्शन है ए सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है। ऑप्शन बी पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। ऑप्शन सी चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। क्यों? क्योंकि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को प्राप्त नहीं हो पाता है, तो तब सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन और कारण दिया हुआ है। कूट की सहायता से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा वेवेल योजना के अनुसार
कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। तो ये कथन बिल्कुल सही है। वेवेल योजना के अनुसार जो कार्यकारी परिषद थी उसमें हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण है हमारा, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। कारण हमारा गलत है। ऐसा कहीं से कहीं तक भी इस योजना की मंशा नहीं थी। इसका सही आंसर होगा, कथन सही है लेकिन कारण गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। वेवेल योजना का उद्देश्य था भारत में जो राजनीतिक और सामाजिक संवैधानिक गतिरोध थे उन्हें दूर करना और भारत को उत्तरदायी शासन की दिशा में आगे बढ़ाना। तो इस योजना का उद्देश्य कहीं से ये नहीं था कि इससे भारत का बंटवारा बच जाता, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। जबकि पहला कथन हमारा सही होगा, क्योंकि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है। ऑप्शन है ए से, ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी से और ऑप्शन डी से। यानी इनमें से कौन सा ऐसा बिंदु है जहां बुध ग्रह की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वो बिंदु है ए। क्योंकि जो ग्रह सूर्य के जितना अधिक निकट होता है उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है। इसलिए ये जो ए बिंदु है यहाँ पर बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, इसलिए यहाँ ए बिंदु पर बुध ग्रह की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? यहाँ संविधान सभा के बारे में 4 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है हमारा, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। तो ए कथन हमारा बिल्कुल सही है। संविधान सभा ने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया था, जिनमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कथन नंबर बी है, यानी ऑप्शन बी है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। तो ये कथन भी हमारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही है। जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों, इन सभी को संविधान सभा में पर्याप्त महत्व दिया गया था, पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है हमारा, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। तो ये कथन हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों के जो विधानसभा के सदस्य थे, प्रांतों की विधानसभा का उपयोग संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन में किया गया था। इसलिए इसका ये ऑप्शन गलत है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी है हमारा, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। जो संविधान सभा की चुनाव प्रक्रिया थी वो 1935 के अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी, जिसमें कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है हमारा ए, यानी हमें इनमें से बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है भूगर्भीय दृष्टि से, यानी भौमिकीय दृष्टि से। ऑप्शन बी है, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित यानी फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। जो हिमालय पर्वत है वो विश्व में नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। हिमालय विश्व का एक नवीन वलित पर्वत है। ये बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन नंबर सी है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है। तो ये कथन हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना है,
इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा नहीं हुआ है, जबकि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर डी है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत का लगभग 95% से भी अधिक कोयला गोंडवाना शिलाओं में ही एकत्रित है। यानी हमारा जो कोयला है, भारत का कोयला लगभग 95% से भी अधिक कोयला गोंडवाना शिलाओं से ही प्राप्त होता है, इसलिए ये कथन भी हमारा सही है। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने मॉक टेस्ट नंबर 7 अपना कंप्लीट किया है। 6 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।